So basically, this is a quick revision of AFS. We totally have 5 topics tomorrow. That is, one is going to be vertical income statement, that is P&L and balance sheet. Second is going to be cash flow statement. Third is ratio. Fourth is trend analysis. And last is common size. So today we are going to quickly see overall vertical balance sheet, P&L and cash flow statements format and how to remember it. We're not going to solve sums for this because the sum will take more time. So we can't solve the sums, but after this, you can solve the sums and check whether you're getting the answers or not. And then we are going to see trend and common sense. We are not going to see ratios because I think so ratios sir ने बहुत detail में करवाया था, and I have shared the formula sheet with all of you. सो वो फॉर्मूला याद होने चाहिए, बस उतना ही है. एंड नीचे इंटरप्रिटेशन आपको लिखने हैं, तो वो रेशियोज क्वाइट इजी है, सिर्फ आपको वो आने चाहिए. सो रेशियोज के सम भी कंबाइन आ सकते हैं, लाइक दे विल गिव यू नॉर्मल बैलेंस शीट, दे विल टेल यू टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट एंड P&L एंड देन गेट द रेशियोज. तो वो एक 2 in 1 आ सकता है क्वेश्चन. सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विथ द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट. So what is balance sheet? Balance sheet is nothing but it tells us balance sheet as on date होता है कभी भी. So it tells us that on this particular date what amount of assets I have, what amount of liabilities I have. कितने पैसे मुझे मेरे हैं, assets में मैंने इन्वेस्ट किए, एंड कितने पैसे मैंने बोरो किए, एंड दोनों की अमाउंट सेम होती है, राइट? टोटल सेम होती है. सो दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो जनरली यहाँ पे हम लाइबिलिटीज लिखते थे, जो लास्ट सेम में हमने फॉर्मेट देखा था, यहाँ पे एसेट्स लिखते थे. यस. एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आता था? कैपिटल आता था, एंड आपकी जो लोन, डिबेंचर्स, जो भी आपकी लाइबिलिटी होती थी वो यहाँ पे आती थी. सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एंड यहाँ पे एसेट्स आते थे. सो इवन वर्टिकल में सेम ही होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, एसेट्स को नीचे लेके आएंगे, इसलिए उसको वर्टिकल बोलते हैं. ये टी फॉर्मेट होता था. वी आर नॉट डूइंग टी फॉर्मेट, वी विल बी डूइंग इट इन वर्टिकल फॉर्मेट. बाकी सब कुछ सेम ही है, सिर्फ उन्होंने वो फॉर्मेट बदला है. सो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है टू सॉल्व. सो स्टार्ट में ऐसे हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन. यस. ओके, कोई अनम्यूट म्यूट करो अगर किसी का माइक ऑन है. सो बैलेंस शीट एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट, जो हमने बोला था लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, हम लिखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स. हमको पैसे जो आ रहे हैं बिजनेस में वो कहाँ से आ रहे हैं. सो वी विल सी द सोर्सेस ऑफ फंड्स फर्स्ट, कि कहाँ से पैसा आ रहा है. उसमें फर्स्ट आता है कैपिटल. सो सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आता है? एक आता है कैपिटल एंड एक आता है डेब्ट, दैट इज लोन. सो कैपिटल कौन से टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो ये हो गया कैपिटल. ठीक है. तो इसको कैपिटल को और एक ऊपर हम लिख सकते हैं ओनर्स फंड. हम फाइंड करें कि ओनर फंड कितना है, लोन फंड कितना है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनर्स फंड. ओनर्स फंड में फर्स्ट कैपिटल. यस. कैपिटल में जो भी कॉल्स इन एरियर्स अगर होंगे, अगर ऐसे दिया है कॉल्स इन एरियर्स, तो ऐड करेंगे, या फिर अनपेड कॉल्स ऐसे नाम से आएंगे तो वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है. ये हो गया कैपिटल. इसमें सेकेंड चीज आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो भी रिजर्व नाम से आएगा वो सब इसमें आ जाएगा. ठीक है. P&L, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऐसे अलग अलग नाम से रिजर्व्स होते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. ओके. रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू होम? इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? वी डिडक्ट फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर और एक हम बोलते हैं इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे. वी डिडक्ट इट एंड देन वी गेट ओनर्स फंड, या फिर हम इसको बोलते हैं
नेटवर्थ, ओनर्स फंड और नेटवर्थ। सो दिस इज बेसिकली एक पार्ट हो गया कैपिटल का, इतना हमने कैपिटल से रेस किया है। द अमाउंट विल कम ओवर हियर, सॉरी हियर, दैट इज दिस इज द ओनर फंड। नेक्स्ट वी विल फाइंड द लोन फंड। सो सेकंड आएगा लोन फंड, थर्ड आएगा सॉरी लोन फंड। सो लोन फंड मतलब दो तरीके के लोन होते हैं। फर्स्ट उसमें आता है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स वो क्वेश्चन में दे देंगे क्या है। जनरली सिक्योर्ड लोन्स मतलब जो हम सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन जब लेते हैं तो उसके अगेंस्ट घर के पेपर रखते हैं या फिर कोई लैंड देते हैं। सो दैट इज नोन एज लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी। कोई गिरवी रख के जब हम लोन लेते हैं दैट इज नोन एज सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या क्या आ सकता है, एक तो कंफर्म डिबेंचर्स आते हैं, वी इशू डिबेंचर्स। उसके बाद आते हैं अपने बैंक लोन या फिर लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपने लिया है, जो भी तरीके का सिक्योर्ड लोन होगा वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट लास्ट चीज आती है यहाँ पे सेकंड, अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो लोन जो विदाउट एनी सिक्योरिटी हमने लिया है किसी से, वो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। और ये सब जो टोटल होगा, वी विल गेट टोटल ऑफ दिस, फाइनली वी विल गेट टोटल ऑफ आवर सोर्सेस ऑफ फंड। उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल हमने कैपिटल बिजनेस में कितना लगाया है। सो टोटल ऑफ योर कैपिटल प्लस डेट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल हमने इतना कैपिटल लगाया है। तो ये हो गया हमारी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अभी हम करेंगे एसेट साइड। हमने फंड तो रेस किया, अभी वो फंड क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो दैट साइड इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये फंड कहाँ पे यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फंड से एसेट खरीदते हैं। तो बेसिकली उसमें फर्स्ट टाइप आएगा, फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, हम फिक्स्ड एसेट्स बाय करेंगे। फिक्स्ड एसेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो भी आपको दिखते हैं, यू कैन यूज इट, यू कैन फील इट, दैट आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। उसमें क्या क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, व्हीकल, मोटर वैन, डिलीवरी वैन, ये सब इसमें आएंगे। टेंजिबल एसेट्स में से ही हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, एंड फिर जो नेट कॉस्ट है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ये हो गया टेंजिबल। उसके बाद आते हैं बी इनटेंजिबल एसेट्स। अभी इनटेंजिबल एसेट्स मतलब कौन से होते हैं, जो वी कांट सी और टच बट वो होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। क्या क्या होते हैं, गुडविल, उसके बाद कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, यस दिस आर आर एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। अभी फिक्स्ड एसेट्स के बाद सेकंड चीज आती है इन्वेस्टमेंट्स। विच इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर विच आर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ऊपर जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बन जाएगा। जनरली वो 3 ईयर मतलब 3 ईयर्स के अबाव होता है, उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ गए। इसके बाद थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल। ये हमने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखा था। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं ए, करंट एसेट्स। तो जितने भी हमारे करंट एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल डेटर्स, कैश, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर योर आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब आपके क्या हो गए, करंट एसेट्स। तो आपको करंट एसेट्स मिलेंगे। उसमें से हम क्या लेस करते हैं, लेस डी करंट लाइबिलिटीज। तो आपकी जो करंट लाइबिलिटीज होती है कौन सी होती है, यहाँ पे इन्वेंटरी भी आएगा एसेट्स में। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज है, वो क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। एंड फाइनली वी विल गेट वर्किंग कैपिटल which will be over here, and then finally we will get a total which will be fixed assets plus investment, fixed assets plus investment plus your working capital.
और ये टोटल भी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, विच विल बी इक्वल टू द लाइबिलिटी साइड। फाइन, सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट। नेक्स्ट कम्स इनकम स्टेटमेंट। नाउ इनकम स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इनकम, उसमें से पूरा एक्सपेंस माइनस करेंगे, वी विल गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट फिर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वी डिडक्ट टैक्स, वी गेट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिर्फ उसको एक फॉर्मेट में याद रखना है तो इजी है। इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट सेल्स, देन फ्रॉम सेल्स, सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्रेडिट और कैश। अगर दिया है तो बाइफरकेट करके लिख देंगे, ठीक है। उसमें से वी डिडक्ट रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स करके होते हैं, अगर हमने डिडक्ट किए देन वी विल गेट नेट सेल्स। सो दिस आर आर नेट सेल्स, वी गॉट नेट सेल्स। अभी सेल्स में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस हुए, विच एक्सपेंसेस जो आपको गुड्स सेल करने के लिए लगे, तो लेस COGS। COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें क्या क्या आएगा, योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस, सो इसमें परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री के लिए लगते हैं, गुड्स बनाने के लिए लगेंगे, वो सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड होंगे। इसमें से हम जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में वो माइनस करेंगे, वी विल गेट COGS। और एक इसमें आएगा डेप्रिसिएशन, लेकिन पिच डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स। फैक्ट्री एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये जो फैक्ट्री के लिए लगेगा, सिर्फ फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होगा, एंड बाकी क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा COGS। जो हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स इनकम था, इनकम में से हमने ये जो सेल गुड्स बनाने के लिए एक्सपेंस लगे वो एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से वी विल डिडक्ट ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बाकी जो ऑपरेशंस करने के लिए हमको लगते हैं, इसमें क्या क्या आता है, एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। सेकंड आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब सेल्स का कमीशन, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, जो सेलिंग में हमको चाहिए, सेल्समैन की सैलरी, ये सब चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एंड लास्ट होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो फाइनेंस करने के लिए हमको एक्सपेंसेस लगे वो, बट इसमें हम क्या नहीं लेते, इसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट को छोड़ के जो भी बचे हुए एक्सपेंसेस है सब इसमें आ जाएंगे। एंड फाइनली वी विल डिडक्ट दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या इसको हम ये भी बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। तो EBIT मिलेगा। इसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे। when we deduct interest we get what, we get profit before tax, yes, then we deduct tax, from that we will get profit after tax। अभी profit after tax में से first generally we deduct preference dividend, कभी भी याद रखो preference dividend पहले दिया जाता है। तो इसके बाद हमको मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी जितने भी पैसे है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के, उसमें से अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो हमको एक मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। उसमें से भी कुछ एप्रोप्रिएशन होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर गेटिंग पैट यू हैव टू रिजर्व दिस अमाउंट फॉर पर्टिकुलर रीजन, तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ये सब करने के बाद मोस्टली डिविडेंड भी P&L एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। वी विल फाइनली गेट रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स विल गो इन योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो हम P&L लिखते हैं उसका जो बैलेंस होगा वो ये होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा। सो ये पूरा स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट का। बट अच्छी तरीके से याद रखने के लिए इतना ही याद रखो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और बाकी के एक्सपेंस में कंफ्यूज नहीं होना है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल की, फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस होंगे वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम बाकी सब एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या फिर उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलता है, फिर टैक्स डिडक्ट करते हैं, फिर पैट मिलता है, एंड पैट में से डिविडेंड पे करते हैं, फिर हमको क्या मिलता है फाइनली, रिटेन्ड अर्निंग्स। सो दिस इज द वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल पीएनएल फॉर्मेट। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो एक दो क्वेश्चंस आए थे कि टीडीएस कहाँ पे आता है। टीडीएस इज जनरली टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, वो हम डिडक्ट करते हैं बट अभी तक पे करना बाकी है, सो वो करंट लाइबिलिटी में जाता है, याद रखो। और एक क्वेश्चन था एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं जनरली, दिस एक्सपेंसेस वी स्पेंड व्हाइल इशू ऑफ शेयर्स, तो कभी कभी इट इज ट्रीटेड एज जनरली फिक्टिशियस एसेट्स ओनली। तो जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही इसको ट्रीट करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद। अगर उन्होंने दिया है कि इशू ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज टू बी मेंटेन्ड फॉर 3 years, ऐसे दिया है, फिर वो फिक्टिशियस एसेट करके कंसिडर करो एंड यू विल शो इट इन अदर करंट एसेट। एंड अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया है, जैसे हमको एक क्वेश्चन था, तो उसमें से डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमको ये जो लाइबिलिटी है यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है यहाँ पे, उसके बाद जो हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे लेस इश्यू ऑफ एक्सपेंसेस, शेयर एक्सपेंसेस, वो यहाँ से माइनस करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है किसी एलिमेंट में तो यू कैन आस्क। डन। सो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है, फाइन। सो इसके बाद इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको सब में सबको 10 मार्क्स इजीली मिलने चाहिए, दैट इज ट्रेंड, कैलकुलेटिंग द ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में ये क्वेश्चन हमको ऐसे दिया जाएगा जहाँ पे हमको 3 to 1 year 2 years 3 years 4 years कैसे डेटा मिलेगा। देखो उन्होंने ये फॉर्मेट, इसमें तो फॉर्मेट ही बना के दिया है तो कुछ टेंशन ही नहीं है। सो ये फॉर्मेट रेडी है, इसी को इसमें डालना है वर्टिकल में। अभी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एडिशनल 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 जो होंगे, ये रुपीज है राइट, तो हमको परसेंटेज के कॉलम्स 3 बनाने हैं, जिसमें ये जो फर्स्ट ईयर दिया होता है क्वेश्चन में, इसको हम कंसिडर करते हैं बेस ईयर, ठीक है। दिस इज आवर बेस ईयर। सो बेस ईयर में सब जगह 100% आएगा, सो इट विल बी 100% ऑन बेस ईयर, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये अगर 100% है तो 6 lakhs जो इंक्रीज हो रहा है, वी नीड टू सी हाउ मच इट इज, 6 lakh इज हाउ मच ऑफ 5 lakh, कितना बड़ा है। सो कैसे समझेगा, सो उसका फॉर्मूला है करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। सो करंट ईयर का अमाउंट कितना है 6 lakhs, 60 lakhs, बेस ईयर का है 50 lakhs इनटू 100, सो ये आएगा 6/5 into 100, that is 120%. So this is 120%. Similarly 7.2 डिवाइड बाय 5 ही करना है, बेस ईयर यही है, इसी से सबको डिवाइड करना है। सो 7.2 डिवाइड बाय 5 विच विल कम टू 144%। तो ऐसे सबका करना है। एंड फाइनली अगर उन्होंने, अभी देखो ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आई डोंट रिमेम्बर, ये आई थिंक सो 1820 का पेपर है, तो इसमें कुछ कमेंट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन अगर पूछा कि कमेंट करो, सो यू कैन कमेंट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 22 डिवाइड बाय 18 which is 122%, 122%, and 26 divided by 18 which is 144%. So यहाँ पे बोल सकते हैं कि your gross profit is in ratio with your sales because your COG is also increasing in same trend, so there is no change in trend, and approximately it is increasing at the level of 20% each year.
एंड फिर फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का निकालेंगे, सो 200 डिवाइड बाय 120, 200 डिवाइड बाय 120, so it will be 166% and 195 divided by 120, so it is 163%. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि increase in profit after tax for second year was more as compared to third year, because in second year it almost increased to 66%, and in third year it increased only by 63%, and there was reduction in PAT. Why? तो इसके रीजंस आपको ऊपर मिल सकेंगे कि यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कम हो गया था, यहाँ पे बढ़ा, क्यों बढ़ा होगा? बिकॉज हमने यहाँ पे कोई एसेट परचेस किया होगा. सो वैसे आपको कमेंट करने होंगे. सो दैट इज ट्रेंड, वेरी इजी टू सॉल्व. आपको कमेंट के लिए आई थिंक सो मैक्स 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स. तो 10 आउट ऑफ 2 अगर कमेंट के लिए, तो एटलीस्ट आप 8 तो इजीली स्कोर कर सकोगे. मैथ्स ही है, सिर्फ 100 डालना है, एंड यहाँ पे सबका ईयर ऑन ईयर, ये बेस ईयर को 100 लेके कैलकुलेट करना है. दैट इज वेरी इजी. सो ये हो गया ट्रेंड. कॉमन साइज क्या होता है? तो कॉमन साइज में अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यहाँ पे उन्होंने पूरा ये सॉल्व करने को बोला था. अभी सॉल्व कैसे कर सकेंगे ये वाला? देखो नेट सेल्स दिया है 16 लाख, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, तो 16 लाख का 25% मतलब 4 लाख. सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख. सो इफ योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख, तो सीएजीएस कितना होगा? सीओजीएस 12 लाख. ठीक है. फिर अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? प्रॉफिट 2 लाख है, तो 2 लाख जब माइनस करेंगे 4 में से, तो 2 लाख मिलेगा, तो ये भर दिया. फिर इन्होंने दिया है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? तो अगेन डिफरेंस फाइंड करो, आपको वो मिल जाएगा. कितना है? 2 लाख एंड एड 3 लाख, आई थिंक सो यहाँ पे 20,000 होंगे. 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000, एंड देन 2,80,000 प्लस 1,68,000, 1,12,000. ये 1,12,000 आपका है. सो ये बेसिकली क्या है आपका कॉमन साइज का एक ही साल का उन्होंने इनकम स्टेटमेंट दिया है. अभी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व कैसे करते हैं? तो जो सेल्स होगा उसको 100% लेना है, एंड बाकी सबको सेल्स का बेस लेके सॉल्व करना है. मतलब सीओजीएस जितना भी है, सीओजीएस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, मतलब सबको 16 लाख से डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकल. सो 12 डिवाइड बाय 16 यहाँ पे आएगा 75%, 4 डिवाइड बाय 16 यहाँ पे आएगा 25%, 2 डिवाइड बाय 16 यहाँ पे आएगा 12. अच्छा शुभम, हाँ बोल. एक डाउट आहे, यामध्ये नेट सेल्स घ्यायचं की ग्रॉस सेल्स घेणार आपण? मोस्टली यहाँ पे नेट सेल्स ही लेते हैं हम. अच्छा, जर ग्रॉस दिलं असेल तरी पण ग्रॉस घ्यायचं नाही ना? नहीं, नेट सेल्स पे. ओके ओके, थैंक यू. रेशियोज में भी हम नेट सेल्स ले रहे हैं ना. मेरे को समझ ही नहीं आता क्या डाउट पूछा हूँ. तो मैं बोलता हमारे भाई हिंदी. हाँ म्यूट कर हर्ष. तो अगर ये दिया है इनकम स्टेटमेंट, तो सेल्स को डिनोमिनेटर में लेके सबको ये वैल्यूज निकालनी है. हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व. अभी अगर बैलेंस शीट दिया है तो कैसे सॉल्व करना है? इफ दे हैव गिवन अस बैलेंस शीट, तो जो हमने अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, कहाँ पे गया? तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल एम्प्लॉयड अपना आएगा यहाँ पे नीचे, सो ये कैपिटल एम्प्लॉयड को 100% लेना है, एंड इसके ये टोटल के अमाउंट पे सबका जो परसेंटेज आएगा वो कैलकुलेट करना है. तो इट इज दैट इजी. फिर आपको ऐसे दिखेगा कि फॉर एग्जांपल कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर इट वाज 10 लाख, सेकेंड ईयर वाज 15 लाख, एंड उसका परसेंटेज एज कंपेयर टू इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज फॉर एग्जांपल 70%, एंड नेक्स्ट ईयर इट वाज 65%. तो हमको दिखेगा कि कैपिटल तो बढ़ा लेकिन परसेंटेज वाइज वो कम हुआ. बिकॉज क्या हुआ होगा? आपका लोन बढ़ा होगा नेक्स्ट ईयर में. लोन बढ़ने की वजह से आपका कैपिटल कम हो गया, कैपिटल का परसेंटेज. सो ये परसेंटेज बताता है कि
ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वी कैलकुलेट कि उसका परसेंटेज कितना है, इतना होता है कॉमन साइज, विच इज अगेन इजी। आपको सिर्फ जो टोटल आएगा बैलेंस शीट का उसके ऊपर से परसेंटेज निकालना है। एंड ट्रेंड में क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस में हम जो एक ईयर होता है फर्स्ट ईयर उसके ऊपर से we calculate the percentage. So that is all about common size, trend and vertical. इस तीनों में किसी को कोई डाउट है? ये तीन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। Anyone have doubt in this? कॉमन साइज में बेस ईयर में किसको, बेस ईयर की जगह किसको लेना है? बेस ईयर नहीं, हमको इनकम स्टेटमेंट के लिए उसी ईयर का बैलेंस शीट में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है उसी ईयर का। ओके ओके, थैंक यू। एंड इनकम के लिए हमको नेट सेल्स लेना है 100% एंड बाकी सेम ईयर। तो एक याद रखना है, कॉमन साइज में हम सेम ईयर के लिए करते हैं एंड ट्रेंड में ईयर ऑन ईयर बोलते हैं इसको, ईयर ऑन ईयर, बिकॉज वी कैलकुलेट दैट चेंज इन ट्रेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसलिए इसको ईयर ऑन ईयर बोलते हैं। एंड कॉमन साइज में सेम ईयर का जो टोटल है 100% उसको लेके बाकी का कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज कॉमन साइज। सो दिस आर द 3 टॉपिक्स। एंड फाइनली एक important topic which is very important and I think so बहुत लोगों को confusing लग रहा है, but basic अगर solve करेंगे तो basics मिल जाएंगे। at least format में सब लिख के आएंगे ना तो भी 10 out of 7 सबको easily मिल सकेंगे। so cash flow starts, cash flow is from 3 activities, एक होता है operating, एक होता है investing and एक होता है financing। so it starts with first cash from operating activities। so 10 मिनट्स में खत्म हो रहा है, जल्दी करते हैं। so first यहाँ पे हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो अगर बैलेंस शीट में 2 हमको दिया है 2 इयर्स का, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है P&L का, वी टेक इट एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आउटर कॉलम में ही लिखते हैं। देन उसमें से what we do, we add all or we can say adjust non-cash expenses। non-cash expenses में definitely question में आपको depreciation, provision for tax, उसके बाद अगर उन्होंने डिविडेंड दिया है प्रोविजन फॉर डिविडेंड वो, और फिर आता है और क्या आता है नॉन कैश में एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो देते हैं वो, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस आएंगे, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस। जो ऐसे एक्सपेंस और इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग है वो पीएनएल में तो डाल दिए, लेकिन पीएनएल का उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये हमारे ऑपरेशंस का काम है क्या? नहीं, ये कभी तो हम करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है वो सब। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस है तो ऐड होगा, इनकम है तो माइनस होगा, अपोजिट हम देंगे। यस, सो यहाँ पे जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम आते हैं वो सब ऐड लेस करेंगे। इसके बाद हमको मिलेगा ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम क्या करेंगे, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, डिक्रीज, अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, और करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका करंट लाइबिलिटी अपोजिट, इसका करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, एंड अगर आपका करंट लाइबिलिटी कम हो रहा है डिक्रीज, सो उसको माइनस करेंगे। सो अकॉर्डिंगली हमको ये मिल जाएगा चेंजेस। एंड फाइनली हमको मिलेगा नेट इंक्रीज इन और कैश इंक्रीज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें से हम क्या लेस करते हैं, वी लेस इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स माइनस करके हमको फाइनली मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग।
तो इन्वेस्टिंग में क्या आता है, परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, या फिर हमको जो भी इनकम रिसीव होता है ऑन डिविडेंड वगैरह जो हमको मिलता है इंटरेस्ट, वो हम इसमें डालते हैं. सो हमको मिलेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग. एंड फाइनली देयर इज लास्ट कैश फ्रॉम फाइनेंस, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां पे इश्यू ऑफ शेयर्स किया तो हमको पैसे मिले, तो वो यहाँ पे आएगा. अगर हमने कोई भी रिडीम किया है या रिडम्पशन किया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमने वापस ले लिए, तो हमको क्या होगा, हम पे करेंगे लोगों को, तो कैश आउटफ्लो होगा. सिमिलरली डिबेंचर्स 10 लाख के 23 लाख 8 ही दिख रहे हैं, मतलब 2 लाख हमने क्या किए, बेच डाले. सो दैट विल बी रिडम्पशन. वो आउट, ये इनफ्लो है, इश्यू ऑफ शेयर से पैसे मिलेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर से जाएंगे, फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हम डिविडेंड पे करेंगे, तो ये सब माइनस होगा. एंड फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मिलेगा, फ्रॉम फाइनेंसिंग मिलेगा. एंड ये तीनों का जो भी टोटल आएगा, दैट विल बी नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो. ठीक है. उसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो आपके बैलेंस शीट में दिया जाएगा. वो ऐड करने के बाद फाइनली जो हमको वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी क्लोजिंग या फिर कैश एट द एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर. और ये दोनों अमाउंट्स क्या होंगे, क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिए जाएंगे. इफ योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज सेम एज क्वेश्चन, इट मींस योर सम एज टैलीड, मतलब 10 मार्क फिक्स है. अगर नहीं भी हुई टैली, कभी कभी हो जाएगा कि टैली नहीं हो रही है, फिर भी ये सब भरने से, सिर्फ ये फॉर्मेट में भरने से, यू कैन स्कोर मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 10. सो एटलीस्ट अगर टैली होने के पीछे भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना तो पता है ना, डेप्रिसिएशन ऐड होता है, प्रोविजन टैक्स ही ऐड होता है, डिक्रीज इन इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहाँ पे होता है. अगर कोई एसेट परचेस करे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम वो माइनस करते हैं. इतनी छोटी छोटी चीजें भी अगर लिख दी, पूरा सम नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना भी भरा ना, तो भी आपको मिनिमम 6 to 8 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में. सो छोड़ो मत ये क्वेश्चन भी, इतना तो करो. यस. एंड किसी को कोई डाउट? आई थिंक सो सिर्फ 4 मिनट बचे हैं. एनीवन हैव डाउट? हा क्वेश्चन 20 मार्क्सला येणार आहे ना शुभम? आई डाउट कोई क्वेश्चन 20 का नहीं आएगा, 10 का आएगा. तो कंपलसरी 20 में मुझे ऐसे लग रहा है 10-10 के 2 आएंगे, एक रेशियो पे आएगा एंड एक कैश फ्लो पे आएगा, ऐसे मुझे लग रहा है. या फिर ऐसे हो सकता है कि एक केस स्टडी देंगे फॉर लेट्स से 20 मार्क्स, जहाँ पे आपको वर्टिकल ये भी बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, P&L बनाना है, एंड उस पर रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. तो ये कैश फ्लो का 10 मार्क्स के लिए आएगा, ऐसे मुझे लग रहा है. 20 के लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी, पता नहीं, बट आई डाउट 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन देंगे, बिकॉज वो बहुत बड़ा हो जाएगा. यस. और कोई डाउट? इफ नॉट देन शुभम ऐक ना, हा. सरांनी एक क्वेश्चन पाठवला, त्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग मध्ये काय ऍड झालंय? देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके ऑपरेशंस का काम नहीं है. आप साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर्स के लिए, तो आपका वो क्या होता है, इट्स योर फाइनेंस एक्सपेंस, तो वो फाइनेंस में जाना चाहिए, राइट. लेकिन P&L में हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं जब P&L बनाते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें पहले ऐड करेंगे, ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो जो इफेक्ट था उसका वो चला जाएगा. एंड देन वो नीचे फिर से हम इसको माइनस कहाँ करेंगे, फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वहां पे लिखेंगे डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, एंड जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे. शुभम, मला एक डाऊट आहे, इंटरिम डिव्हिडंडचे 2 इफेक्ट काय येतात? हाँ, बग इंटरिम डिविडेंड जब हम पे करते हैं उसका 2 इफेक्ट जाता है. एक हम P&L में भी देते हैं, एंड देन वी पे आउट टू आवर शेयर होल्डर्स. सो जो P&L में है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है क्या, नहीं है, तो उसमें पहले क्या करेंगे, जो माइनस किया था वो ऐड बैक करेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कैश पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो माइनस होगा. इसके लिए 2 इफेक्ट आते हैं. ओके, थँक यू.
शुभम, हाँ। ये इनडायरेक्ट मेथड है ना? हाँ, इसी मेथड से सॉल्व करना है जनरल। अच्छा, शुभम डायरेक्ट मेथड यूज ही नहीं करना क्या? डायरेक्ट मेथड का सम मतलब वो पूरा आपको ऐसे ही आएगा सम। डायरेक्ट मेथड वाले सम नहीं आएंगे, डाउट छोटे होंगे, फिर 5 मार्क्स के लिए नहीं आएंगे कैश फ्लो। हाँ, कोई बोल रहा था डाउट। शुभम वो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर के भी 2 इफेक्ट आते हैं क्या? हाँ, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के भी 2 इफेक्ट आएंगे। ऊपर हम उसको ये करेंगे कैश प्रॉफिट में माइनस ऐड करेंगे वापस। नहीं, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन होगा, मतलब हमने रिडीम करते वक्त एक्स्ट्रा पे किए तो पीएनएल में ऐड करेंगे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम आउटफ्लो करके दिखाएंगे नेगेटिव में। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड यही 2 तरीके के होते हैं प्रीमियम। एक इशू पे होता है जो हमको मिलता है, एंड एक पेमेंट पे होता है जो हम पे करते हैं। सो अगर इशू पे मिल रहा है तो हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में वो जाता है। सो वो हम ऊपर माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, एंड नीचे उसको ऐड करते हैं। इन्वेस्टमेंट में ना कि हाँ। फाइनेंस में? नहीं, फाइनेंस, इन शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी हमने हमारे कंपनी के किसी को इशू किए, वो सब हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अगर वो बैलेंस शीट एसेट साइड में कोई भी दिख रहा है ना, शेयर, डिबेंचर्स, तो वहां पे हमने इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट है। वरना सभी इन्वेस्टमेंट जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। या बट वी आर रिसीविंग अ प्रीमियम ऑन और इन्वेस्टमेंट ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ नहीं नहीं शेयर्स। नहीं, प्रीमियम मतलब क्या होता है, 100 रुपए का शेयर था, हमने 110 के लिए बेचा, तो वो 10 रुपए का प्रीमियम है, उसे प्रीमियम। ओके, गॉट इट। सो आई थिंक सो मीटिंग एंड होने वाली है अभी, less than 1 minute बचा है। So this was all about today. All the best. All will get passed. टेंशन मत लो, जितना आता है उतना भर